नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे साथ है उनकी बातें बहुत निराली है। उनका नाम ही निराला है। MSCA के एक्सपर्ट, क्रेड ऑर्बिट के एक्सपर्ट और लाइफ एक्सपर्ट, फाइनेंसर एक्सपर्ट। सब में जो एक्सपर्ट जो वर्ड है ना, वो सबके एक्सपर्ट है। उनके साथ बहुत सारी बातें करनी। विजन ही उनका मिशन है और मिशन ही उनका विजन है। जो बोलते हैं वही करता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बिना बोले ही वो करते हैं। वो स्टूडेंट से लेके आज की एज तक उनका जो विजन है, उनका मिशन है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस कहाँ आता है एंटरप्रेन्योर के अंदर? सबसे बड़ा वो लॉन्च करने जा रहे हैं, ओनली वन एंड वन, क्रेड ऑर्बिट। ये क्रेड ऑर्बिट क्या है आपको जानना जरूरी है। ये मिस कर दिया तो अपने लाइफ में बहुत सारा मिस कर दिया। बहुत सारी बातें आप देखेंगे, आप मजे करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ओनली वन एंड वन, मेघल साहब, वेलकम टू माय शो टॉक विद यज्ञेश। Thank you, Namaskar, and thank you so much, Yagnesh, for having me on your show. So we'll be having a lovely chat with you. चाय से लेके दुनिया का सफर और मैथ से लेके स्कूल का सफर, ये जानना है तो आज ही बने रहिए ये एपिसोड में। टॉक विद यज्ञेश, ओनली वन एंड वन, मेघल। जब आपकी करियर की शुरुआत हुई थी तब आप मेघल सा बोले तो कैसे थे? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और दिल को छूने वाला क्वेश्चन है। जब करियर की शुरुआत हुई तो इट वाज अ स्ट्रगल पीरियड, राइट? सो सीए बना 2008 में। 2009 में जॉब लगी, एक छोटी सी कंपनी थी और बहुत छोटे से टर्नओवर था। तो एज एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस हेड में एक जॉब मिला। 9 महीने जॉब किया तो एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो अदानी विल्मर में हम लोग गए। वहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा यू कैन से एक डिस्ट्रिक्ट है काकीनाडा करके, तो वहाँ पे आई हैव बीन डिप्लॉयड देयर एंड 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आई जस्ट वांटेड टू हैव माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट, राइट? सो दैट वाज from very initial stage it was in my mind to have entrepreneurial journey. तो वापस गुजराती लोही था तो धंधा तो करना ही था, तो वापस अहमदाबाद आए एंड इन 2011 आई हैव स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। स्ट्रगल हुआ, पहले ऐसा लगा 2-3 महीने में, 6 महीने में कि यार क्यों वापस आए, इतना अच्छा सैलरी था, पैकेज था, सब कुछ था, पर एक जुनून था जो वहाँ से यहाँ पे खींच के लाया। और आज वही जुनून, वही जर्नी आज इस मुकाम पे लेके आएगा, बस आपके साथ बात कर रहा है। क्या बात, जोरदार। अब MSCA और क्रेड ऑर्बिट दोनों की जर्नी कहाँ से और कब शुरू हुई? MSCA की जर्नी हुई स्टार्ट 2011 से। जब मैंने अदानी विल्मर का जॉब छोड़ा, दिल में यही एक था कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करना था, तो वहाँ से स्टार्ट किया और फैमिली का एक सपोर्ट रहा, तो बहुत अच्छा शुरुआत था। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक क्लाइंट को जोड़ने के लिए यू हैव टू गिव डबल एफर्ट, तो बस वहीं से स्टार्ट होते और जर्नी आगे बढ़ी धीरे धीरे। वो छोटा सा मेघल आज एक स्टेज पे है, तो जब आप छोटे थे, जब यू इन चिल्ड्रन लाइफ, सो अभी आप वो बचपना, वो ही बातें। मैं आज की तारीख में हर एक चीज़ को वो उतनी ही काइंडनेस से लेता हूँ, वही क्या बोलते हैं उसको, धगस से लेता हूँ कि कोई भी चीज़ करने के लिए उतनी ही जान डाल देता हूँ। तो वही बचपना अगर वो आज नहीं होता किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आज वो काम नहीं कर सकते थे। तो यू हैव टू बी दैट चाइल्डहुडनेस आपके अंदर होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको वहाँ पे जाना है। आपको पहले स्कूल जाते थे, आप छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो आपको स्कूल अच्छा नहीं लगता था, पर जैसे ही आप स्कूल से छुट्टी से अब आते थे घर पे, आपको क्या था, वो सब बुक्स ये अपने फेंक दिया, बुक्स ऐसे भी कर दी और सीधा आप चले गए ग्राउंड में, सभी दोस्तों को इकट्ठा कर क्या काम। तो वहाँ पे एक ही थॉट प्रोसेस है आपको कि भाई मेरे को स्कूल से आके पहले खेलना है, और आप लग गए उस पर। तो वही टीम वर्क
वही टीम वर्क और बिजनेस में भी टीम वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी थॉट प्रोसेस में। आप कोई भी चीज़ उठा के लेते, आप देखिए कोई क्रिकेट का टीम है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो वो टीम एफर्ट नहीं होता तो नहीं जीतता। किसी एक बंदे का काम नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ग्रो होना है, आपको किसी मंजिल पे जाना है, आपको टीम चाहिए ही चाहिए। सो टीम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टीम होगा तो ही टीम वर्क होगा। ओके, अब आपकी करियर की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक कौन से पड़ाव पे आप गिरे हो, फिर से उठे हो? ऐसे कौन से टाइम और कौन से स्केड्यूल पे आपने एक बार एक ही थॉट लाया है कि नहीं, बी पॉजिटिव, तो वो ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहले बोलूँगा कि एट एवरी मोमेंट, जब से स्टार्ट किया तब से एवरी सेकंड डे ऐसा लगता था यार क्लाइंट नहीं हो रहे, यार ये बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। तो हर एक चीज़ में कि आपको डीमोटिवेशन आ जाता होता है कि यार अब कैसे आगे बढ़ूँ, किसको कनेक्ट करूँ। अभी आपके पास बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपनी बात कह सकते हो। तो मैं 2011 की बात करता हूँ, तो 2011 में उतने एवेन्यूज़ नहीं थे, 2011 में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप सीधा किसी को जाके बात कर सकते हो। और हमारा प्रोफेशन ऐसा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ प्रोफेशन वेयर पीपल जनरली डू नॉट लीव देयर ओन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जॉइन विद न्यू हैंड्स, राइट। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। तो ये सब चैलेंजेस के बीच में आपको किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है, मतलब किसी एक सीए का कस्टमर टूटा, राइट। तो ये जो थॉट प्रोसेस है बहुत चैलेंजिंग होता है। और ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग अगर आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। पहला, आपका खुद के पे कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं उसको बेटर सर्विस दे सकता हूँ। और सेकंड, वो क्लाइंट को ये कन्विंसिंग आना चाहिए कि ये सीए के पास उतना नॉलेज है कि वो उसके बिजनेस में उसको प्रॉब्लम नहीं आने देगा। सो ये दो थॉट प्रोसेस को इकट्ठा होना, एक साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप कोई क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, तब कोई क्लाइंट आपके कंपनी में ऑनबोर्ड होगा। वो मेघल शाह वो इतना बड़ा हो गया है, तो आई गोइंग इन फ्लैशबैक, तो आपके पापा ने कभी सोचा था कि मेरा लड़का सीए होगा? पापा ने सोचा नहीं था। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए, राइट, सो सीए फाइनल की बात थी। वो दौर ऐसा था कि 24 घंटे में से 16 18 घंटे पढ़ते थे। तो पापा ऐसे उस टाइम एसी वेसी तो था नहीं, तो ऐसे ही गर्मी में, मई की गर्मी में एग्जाम होता था और हम लोग पढ़ते थे। तो पापा के बोलते, बेटा कम पढ़, चलेगा, एक बार नहीं सीए होगा, अपने अगले अटेम्प्ट में दे देंगे। सो उस टाइम पे ऐसा लगता था, पापा आई वांट टू क्लियर सीए, राइट, इट्स नॉट लाइक दैट कि 6 महीना आई डोंट वांट टू गिव। इट्स अ वेरी हार्ड कोर्स दैट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इनटू इट। तो उस टाइम पे पापा बोलते थे, આપણે બધું છે, આપણે चिंता નથી, એટલે નહીં થાય તો चिंता નથી, right? So that is the word, that gives us some motivation, that your family is backing you. So that motivation is most important, right? Okay. When someone is backing you, your risk taking capacity increase double. It goes like anything. So you can put your feet across, and you can start doing activities like whatever vision you carry, you can simply go and flow it. क्या आपने पहली बार में ही सीए क्लियर कर लिया? नहीं, पहली बार में तो नहीं किया, बट मुझे एक अटेम्प्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन सीए इंटर। सो उसमें मुझे एक अटेम्प्ट हुआ था। सो दैट इज़ द वन ऑफ द फेलियर आई हैव सीन, एंड वहाँ से मेरे को एक किकबैक आया कि नहीं, अभी तो करना ही है। एंड उसके बाद मेरा कभी रिजल्ट, तो सीए फाइनल, यस ऑफ कोर्स सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल आई गॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इन इंटर आई गॉट 1 अटेम्प्ट देयर। वो फेलियर लाइफ एक अटेम्प्ट आया तो क्या थॉट प्रोसेस था? वो बहुत ही सीरियस पोजीशन आ गई थी वहाँ पे। उस टाइम पे आप जैसे पढ़ते थे ना, तो लगता था कि यार छोड़ देते हैं, यार नहीं होगा मेरे से, नहीं करना है। तो वो एक थॉट प्रोसेस बहुत स्कैरी होता है। यू गॉट मैनी स्टूडेंट्स
आज के दिन में आप देखिए कि किसी भी स्टूडेंट को 10-12वीं क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट आ जाता है। तो ये डिप्रेशन हैंडल करना इज वेरी टफ। अगर वो मूड आपके ज़िंदगी में आपका पार हो गया ना, तो nobody will defeat you. You can be a confident guy in the market, and you can put your feet across any situation coming to our life. तो वो चीज़ें हैं, जैसे फेलियर आ गया तो आजकल आपने भी बात की कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो अभी का रेशियो और उस टाइम का रेशियो में सुसाइड का क्या डिफरेंस था? पहले लोग समझते थे कि फेलियर लाइफ आई है तो चलो थोड़ा बहुत मेहनत करके फिर से अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा थॉट प्रोसेस डालूंगा। आज की कम्पिटिटिव लाइफ है, आज के बच्चों को ऐसा है कि अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, राइट? व्हेन आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंट ना, सो आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ इन अ सिचुएशन, CA થયા પછી શું, રાઈટ? સો become a CA is challenging when you are studying, but becoming CA and then you seek for a career, that is most different thing altogether. जब आप CA पढ़ते हो तो आपका फोकस सिर्फ यह है कि मेरे को ये बुक्स ख़त्म करना है, इसमें समझना है, नॉलेज लेना है, एग्जाम आना है, पास करना है, ख़त्म। लेकिन रट्टा, जो भी आप रट्टा ही बोल सकते हो, CA में काफ़ी लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन CA हो गया बस तो मैं ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे CA का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आएगा, हवेशु अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग, राइट? जब मैं CA हुआ था, 2008 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे अहमदाबाद में कैंपस में कोई कंपनी नहीं आई थी, बिकॉज 2008 इज अ ग्लोबल रिसेशन, US पूरा डाउन था और पूरी जगह पे अब डिप्रेशन का माहौल था। यू नो, द कंपनीज वर नॉट हायरिंग, सो वेयर यू विल गो? सो दिस आर द सिचुएशंस यू हैव टू फेस, और यही सिचुएशंस आपको सिखाती है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अगर यहाँ पे आप पीछे हो गए देन इट विल बी अ बैक, अगर यहाँ पे आप आगे हो गए और यहाँ पे आपने स्ट्रगल से लड़ लिया, देन द लाइफ इज योर्स, नो वन कैन डिफीट यू इन एनी सिचुएशन। ये जो और एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि ये फेलियर का टाइम था, तो आप पहले एक बार हुआ, तो फिर तब आपके पापा ने क्या बोला? मैंने आपको पहले ही बोला कि पापा ने बोला कि बेटा चिंता નથી કરવાનું, આપણી પાસે ખાવા જેટલું છે। ओके, એટલે so something like that simple motivation, दो लाइन आज भी याद है। वो लाइन को आज 20 साल हो गए, राइट? तो मुझे वो लाइन याद है पापा की कि बेटा तू चिंता ना करीश, તારથી જે થાય તું કરજે, બાકી નહીં થાય તો ચિંતા ના કરીશ, હું છું। તો એ હું છું એ પપ્પા જ કહી શકે। એ હું છું એ વાતને તમારે એઝ એ કિડ કેટલું તમારા અંદરથી તમારા પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ આપે છે કે મારી પાસે જે ફેમિલી છે અને મારા પર વિશ્વાસ છે, they trust us, and that trust gives you more confidence in life to go ahead. वो विजन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विज़न की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी बात करूँगा। आई हैव अ विज़न, राइट, कि मुझे CA बनना है। सो एक छोटी सी स्टोरी बोलूँगा कि CA कहाँ से आया। मुझे तो पता भी नहीं था ये CA होता क्या है। तो पापा के फ्रेंड थे, तो एक दिन आए घर पे, तो उस टाइम पे मारुति 800 लेके आए। तो वहाँ पे तो गाड़ी देखने को नहीं मिलती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1992-93 फ्रंटी, यस, मारुति फ्रंटी। तो वो सिचुएशन में मैंने पापा को पापा ये आपके फ्रेंड है, वो क्या करते हैं? तो पापा ने बोला ये CA है। उसी दिन मैंने ठान लिया कि आई वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंपल, CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो मुझे नहीं पता था। उसी टाइम मैंने बोला कि पापा मेरे को CA बनना है। तो वो फ्रंटी ने आज मेगल साहब, यस, वो फ्रंटी ने आज मुझे एक विजन दिया कि आई हैव टू बी CA इन माई करियर। CA बन के क्या करूँगा मुझे नहीं पता था। वो 12वीं के बाद जब CA पढ़ा तब जाके पता चला कि ये होता है। नाउ यू हैव टू बी स्ट्रीमलाइन अकॉर्डिंगली। तो आप जब CA कर रहे थे तो आपके कॉम्पिटिटर कितने बच्चे थे?
आपके दोस्त कोई सीए कर रहा है? या बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे सीए कर रहे थे और काफ़ी पास भी हुए, मेरे साथ भी निकल गए। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगा, 1-2 साल खींच गए और उसके बाद भी वो सीए हो गए। तो काफ़ी दोस्त है मेरे साथ में, और ये एक प्रोफेशनल करियर है। तो उस टाइम पे बहुत ही रिनाउंड था। आज मार्केट में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सभी है, तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज, कम्पिटिटिव माहौल है। उस टाइम पे उतना नहीं था। वो उस टाइम पे क्या था कि ये स्टडी को थोड़ा सीरियसली लेते थे लोग, और एक कम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ एक टफ एनवायरनमेंट भी था, राइट। तो उस टाइम पे आज क्या होता है कि यू हैव सो मेनी लाइन्स। आप इंजीनियरिंग देखो, डॉक्टरी देखो, आर्ट्स देखो, देर आर सो मेनी न्यू फील्ड्स आर बीन इन्वेंटेड, राइट। सो उस टाइम पे कॉमर्स में और कोई फील्ड नहीं थी। आइदर यू टू सिलेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स और समथिंग लाइक दैट कोर्स। तो फील्ड ऑप्शंस कम थे, तो पीपल ज़्यादा थे मार्केट में कि भाई नहीं, मुझे सीए करना है या सीएस करना है या कोई इंजीनियरिंग करना है। तो बहुत लिमिटेड स्कोप था, राइट। तो उस टाइम पे कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको है, उसी कम्पिटिटिव एडवांटेज को आपको बीट करके आपको आगे बढ़ना है। तो दैट इज एक पेरेंट्स की बात है कि लाइक आज मेरे ऑलवेज आई विल क्वेश्चन कि लाइक जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बोलता है कि 10th और 12th के बाद कि जो मैं बोलूँ वो बनना है, राइट। तो आपके पापा ने कभी आपको बोला है? दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन माई लाइफ। ओके। दैट पापा ने कभी नहीं बोला तुझे जो करना है, तुझे जो करना है कर। सो तुझे जो करना है कर का जो थॉट प्रोसेस है, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको एक प्रेशर में डालता है। एक ऐसा प्रेशर होता है कि यार अब तो मेरे को सोचना है, पापा को नहीं सोचना है। तो आपको क्या करना है उसको अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी पीपल दैट यू नो दे रियली डोंट नो कि 12th के बाद एग्ज़ाम आ गया ना, देखते हैं अभी यार आईआईटी में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो दे आर नॉट क्लियर। अगर ये इतना परसेंटेज आया तो ये करेंगे, वो करेंगे। दे आर नॉट क्लियर, राइट। सो क्लैरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. When you're talking about your career, then you should be aligned with your thought process. Your thought process should be aligned with your progress path, and your progress path should be aligned with your vision. अगर ये तीनों का संगम नहीं होगा ना, तो आप जो आया करते हैं, करेंगे, और इस तरीके से आपकी लाइफ जाएगी। और पूरी पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस से मुझे कहाँ पे आपको एम, कौन से जगह पे जाना है, वो आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप हर जगह पे हर एक पॉइंट रखते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आज अभी से लेके जहाँ से आपको मैंने शुरुआत की, यहाँ से लेके अभी, अब यू आर पॉजिटिव ऑल टाइम। एक ऑलवेज नेगेटिव थॉट और योर एक्सप्रेशन, योर स्माइल, ये उसका रीज़न क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव कोई भी टाइम आ जाए? सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। मैं उसको बोलता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आपको पता है कि आप हर जंग को जीत लेंगे। और साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ वो करना है। अगर आप नहीं करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं करेंगे, राइट, फेलियर आएगा, आपको फेस करना है। हर एक फेलियर आपको नई चीज़ें सिखाता है, राइट। सो whenever I put attempt to something new, right, so I feel some setbacks, right, so it's a part and parcel of that task, that process. But उस process को लेके आगे बढ़ना, having a positive thought process about a particular task is most important. और वो positiveness आज मैं जहाँ पे था और जहाँ पे हूँ, ये positiveness ही मुझे यहाँ पे लाई है। ग्रेट ऑर्बिट सुनने में बहुत अच्छा, राइट। और ये जब मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो, तो जब आप बोलते हो तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं बोलता हूँ तो आपके फेस पे बहुत एकदम सिंपल से स्माइल आ जाती है। तो ये एक रहस्यमयी है। सो ये ग्रेट ऑर्बिट क्या है? बेसिकली ये रहस्यमय इसलिए है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू नो। सो सिंस लास्ट It's like a girlfriend. Yeah, it's a girlfriend to me, of course.
MSCA, ये फुल फॉर्म क्या है? MSCA, it comes from Meghal Shah Associate Chartered Accountants. क्या बात है? हाँ, so I generally used to have a brand, right? So Meghal Shah Associate MS है, तो मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया और एक अच्छा नाम आ गया, तो we created MSCA. इसकी थॉट प्रोसेस कहाँ से आई कि यही नाम रखना है और कोई नाम नहीं? आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जर्मन नेम रखते हैं, इंग्लिश नेम रखते हैं, गुजराती रखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में रखते हैं, कोरियन लाते हैं, तो वाई कि आपने अपने ही नाम से ब्रांड बनाया? जनरली क्या होता है कि वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे एथिक्स होता है, तो हमारे इंस्टीट्यूट बोलता है कि यू कैन ओनली हैव सर्टेन नेम्स विच आर अलाइन टू योर ओन नेम or combination of your partners or something like. So we have some restriction on keeping some fancy name or something like that. So that is why we have to be keep the names of the company like this only. इस पे एक और आगे जाते हैं, तो ये फैंसी की बात आई, तो आप मॉडर्न हो या सिंपल पर्सन? आई एम वेरी सिंपल गाय, और मुझे सिंपलिसिटी ज़्यादा पसंद रहती है. ओके, सो बेसिकली आपको कैसे थॉट प्रोसेस वाले लोग अच्छे लगते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू बी इन द रूम वेर यू आर द डम पर्सन. ओके, तो आपके रूम में ऐसे बंदे होने चाहिए जो सभी लोग आपसे ज़्यादा जानकार है और आपसे ज़्यादा बुद्धिशाली है. अगर ये पोजीशन आपके पास आई ना, मीनिंग दैट बाय यू आर लर्निंग एवरी न्यू थिंग फ्रॉम एवरी न्यू पर्सन. तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है. आपकी टीम में कौन ऐसे बंदे हैं कि बोलते हैं कि एवरी बिजनेसमैन सही कि लाइक 5 पांडव होने चाहिए बिजनेस के अंदर, राइट? तो आपके 5 पांडव है? 5 पांडव तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे राइट और लेफ्ट हैंड है. Okay. जो मेरा रूटीन बिजनेस हैंडल करता है. तो मेरा जनरली क्लाइंट नेटवर्किंग ज़्यादा रहता है, क्लाइंट से बात करने का ज़्यादा रहता है, तो वो पार्ट मेरा ज़्यादा है. एग्जीक्यूशन पार्ट में वी हैव टीम विद अस, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सेम. MSCA मुझे तो बोलने में भी बहुत ईजी है, सुनने में बहुत ईजी है. कितनी प्रॉब्लम फेस करता है एवरीडे? प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम आई बोले तो मेघल शाह को प्रॉब्लम आई. जनरली क्या होता है कि देयर इज ओनली वन फंडा इन आवर ऑफिस. There should not be a complaint of client. Okay. Simple line. जो करना पड़े आप करिए. Ultimately, the client satisfaction is the highest priority in the office, right? Or not only clients satisfaction, we also provide the same level of quality services to our client, right? We do not compromise anything on that. So that lead us, competitive. That lead us trustworthy, and that lead us one more choice of a client, right? On a upper side choice of a client, where we generally do business in references, right? किसी का रेफरेंसेस आया तो किसी ने काम दिया, तो ये हमारे में ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा होता है. तो ये ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से आता है? इफ़ यू गिव दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तब जाके वो ट्रस्ट फैक्टर आएगा, वो आपको रिफ़र करेगा. तो मुश्किलें आने ही है, लेकिन हमने बहुत सिंपल रखा है. क्लाइंट सर्विस एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन शुड बी द हाईएस्ट. अभी आपकी गर्लफ्रेंड की बात करें, गर्लफ्रेंड बोले तो क्रेडिट और बीट. मुझे तो ऑलवेज, मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज क्रेडिट. सो बेसिकली हमारे फर्म में MSCA में, राइट, वी आल्सो प्रोवाइड लोन कंसल्टेंसी सर्विसेज. So in that case, I always feel that that MSME, the entrepreneur, are stuck in understanding the finance subject. उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पता होती है कि मुझे कितना फाइनेंस चाहिए बिजनेस के लिए, कितनी ग्रोथ कैपिटल चाहिए टू स्केल अप द बिजनेस. तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो कोई ना कोई इस तरीके से आता है कि मुझे लोन नहीं मिला, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, या किसी ने 1 महीने 2 महीने 3 महीने से मेरी प्रोसेस नहीं करा. बैंक वाले जवाब नहीं देते. कभी कभी बैंक वाले के पास फाइल पड़ा है, लेकिन देयर इज़ नो रिस्पॉन्सेस.
उनको खुद को नहीं पता कि मेरा बिजनेस कहाँ पे जा रहा है। तो ये जो पूरा चक्र है, मतलब ये पूरा जो राउंड है, ये पूरा ऑर्बिट है, सो ये ऑर्बिट को हम लोग कवर करते हैं और ये ऑर्बिट के विजन से क्रिएट हुआ है क्रेड ऑर्बिट। क्या बात, राइट। तो क्रेड ऑर्बिट क्या करता है? तो क्रेड ऑर्बिट प्रोवाइडिंग द 360 डिग्री सॉल्यूशंस टू डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम। आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी लोन की एलिजिबिलिटी पहले ही बता दे, तो बहुत इजी हो जाएगा। आज आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी बिजनेस एनालिटिक्स, आपके बिजनेस के रिपोर्ट्स विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट आपको बता दे, तो सेव टाइम। एग्जैक्टली वही एक प्लेटफॉर्म अगर बैंक का एम्प्लॉय यूज करता है, उसका सेल्स टीम यूज करती है और उसको पता चले कि किसी भी क्लाइंट का एलिजिबिलिटी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, लेट्स से अभी 2-3 दिन लग जाते हैं। लॉगिन इज अ वेरी टेडियस प्रोसेस इन बैंकिंग इकोसिस्टम, राइट? एवरीबडी इज फेड अप विद दिस लॉगिन प्रोसेस। इट्स अ मैनुअल, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, बैंक वाला क्वेरी भेजेगा, तो इट टेक्स 2 days to in MSMEs it takes 30 days even. I have seen many cases where 15, 20, 30 days are been just for login. I'm not talking about underlying of the cases, not talking about disbursement, not talking about sanction. I'm talking about simply login, putting your file to the bank, आपके डेस्क के बैंक के डेस्क पे, इसमें में इतना टाइम चला जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको अगर वो टाइम 30 डेज से कम करके सीधा 10 मिनट ला दे, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो आपको बताए कि नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास, आप सिलेक्ट करिए कौन सी बैंक में आपका जाना है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो आपको बताए कि ये मेरी एलिजिबिलिटी है, मेरे को ये प्रोडक्ट में मेरे को इतना रुपया मिलेगा, ये बैंक देगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा, इसका EMI इतना होगा। आपकी ईज ऑफ लाइफ मतलब क्रेड ऑर्बिट। That is the platform which creates value to the MSME, to the entrepreneur, and that is what we are building it. क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि पैसे सेव करो, टाइम सेव करो और लाइफ सेव करो। Absolutely. और हर एक को इसमें से एक बात है कि एवरी एंटरप्रेन्योर एक ही फेस करता है, वो क्या है? फाइनेंस, पैसा। आज मैं आपको बताता हूँ कि MSMEs के पास दिन के 100 प्रॉब्लम्स है, 100 challenges they are facing on daily basis. ऑर्डर लाना है, धंधा करना है, मैन पावर को यूज़ करना है, मैन पावर को सैलरी करना है, इंस्टॉलमेंट्स भरना है, ये दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कभी भी वो खुद के नज़रिए से नहीं देखता, और वो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में क्या हो रहा है, उसकी एनालिटिक्स रिपोर्ट उसके पास नहीं मिलती है, ऑन टाइमली नहीं मिलती, जिससे वो डिसीजन नहीं ले पाता है। और उसमें भी एक चीज़ है कि बहुत सारे एम्प्लॉय लीव पे होते हैं, ऑफ कोर्स। तो जब भी कुछ चाहिए तो अकाउंटेंट नहीं है, तो आपका डेटा वहीं पे हो गया। कुछ जब भी आपको चाहिए तो आप डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते, आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, वेट करो। तो ये आज का MSME फेस कर रहा है। आपको पता है, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, 7 करोड़ MSMEs हैं इंडिया में आज की तारीख में। Oh my God. 7 crores. Only 14% MSMEs are having access to credit. मतलब सिर्फ 14% MSMEs को ही लोन मिला है। आपको पता है कितना बड़ा गैप है ये? इतनी इवॉल्व्ड डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम भारत में आज की तारीख में, भारत में फाइनेंस सेक्टर में, BFSI सेक्टर में अगर सबसे ऐसा बोलो कि टेक्नो सेवी जो देश है वो भारत प्रिवेल करता, भारत टॉप पे आता है। आज आप UPI पेमेंट्स, आप नेट बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है, माइक्रो फाइनेंस आ गए, तो आपको लार्ज कॉर्पोरेट फाइनेंस इतना इवॉल्व हो चुका है ये सिस्टम, फिर भी आज ओनली 14% आर हैविंग एक्सेस टू दैट क्रेडिट। सो ये है क्रेड ऑर्बिट का विजन। वी वांट टू गिव एवरी MSMEs अ क्रेडिट एक्सेस। हर एक MSMEs को ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना लोन मिलेगा। उसको लोन चाहिए या नहीं चाहिए ये अलग बात है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना लोन मिलेगा, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस एनालिटिक्स क्या बोलता है, मेरे रिपोर्ट्स कैसे बोलते हैं, मेरा कंप्लायंस ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट्स क्रेड ऑर्बिट आपको देगा। आपका जो ब्रीफ सिस्टम है
मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे अभी बात कर रहे हो तो लगता है यार आप एक जोन में जा रहे हो, आप एक फील में जा रहे हो, वाइब में जा रहे हो कि फैमिली रिलेशंस, राइट? तो यही चीज़ एज पर क्लाइंट यही चाहते हो? क्लाइंट वाइज सॉल्यूशन, मैं ये बोलता हूँ, हर एक क्लाइंट का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट समझना, उनको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सर्विस देना, ये बहुत, आपका प्रॉब्लम और मेरा प्रॉब्लम अलग है, राइट? अगर आपको कोई सॉल्यूशन अलग तरीके से चाहिए, वही सॉल्यूशन मेरे को अलग तरीके से चाहिए, भले दोनों का प्रॉब्लम सेम है, अगर आप उसको लार्जर विजन से देखते हो तो दोनों का प्रॉब्लम सेम है, लेकिन दोनों को सॉल्यूशन देने का तरीका अलग है। आज जो फाइनेंस सेक्टर का महाभारत चल रहा है, वो महाभारत का सॉल्यूशन एक ही चीज है, वो है क्रेडिट। ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा है। सबसे पहले, देयर आर सो मेनी banks are there are so many NBFCs are there are so many financial intelligence units are there are so many FIs are there, financial institutions are there are so many ways of getting finance into that, right? तो हर एक फाइनेंस का एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है, राइट? क्रेड ऑर्बिट क्या फोकस कर रहा है? क्रेड ऑर्बिट उसमें से जो ग्रोथ कैपिटल है, जो बिजनेस को एक्सपांशन के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा किस फॉर्मेट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो एनालिसिस क्रेड ऑर्बिट करके देता है। बाकी मार्केट में प्राइवेट इक्विटी इज एन ऑप्शन, आप इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो, आप उधारी में पैसा ले सकते हो, देयर आर सो मेनी वेज अवेलेबल। बट क्रेड ऑर्बिट क्या फोकस कर रहा है? क्रेड ऑर्बिट सिर्फ उस एमएसएमईज को फोकस कर रहा है जिस एमएसएमई के पास क्रेडिट एक्सेस नहीं है, जिस एमएसएमईज के पास बैंक सामने से नहीं आता, उस एमएसएमईज के पास जहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं पता है कि किसको टारगेट करना है, किसके पास जाना है, किन लोगों से मिलना है, कैसा फाइनेंस लेना है और किस बैंक को अप्रोच करना है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है ना, देन द क्रेड ऑर्बिट इज द प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू द सॉल्यूशन। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एमएसएमईज के लिए नहीं है, ये पूरे डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम के लिए। हम लोग 360 इसलिए बोलते हैं कि बोरोवर से लेके बैंकिंग का पूरा जर्नी आप 360 डिग्री ये प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। ये विजन है, ये विजन जब रियलिटी में आएगा तो वो कब आएगा? सबसे पहले तो ये विजन आया कहाँ से, राइट? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे जनरेट हुआ। तो ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग लोन कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो हम ये वेरी ऑफन ये चैलेंजेस फेस करते हैं। कोई भी DSS है या कोई भी CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी लोन कंसल्टेंट है, उसके पास कोई भी लोन की फाइल आती है तो सबसे पहले क्या करता है, वो देखता है कि इसके पेपर्स कैसे हैं, राइट? वो देखता है कि इसमें एलिजिबिलिटी बैठेगा नहीं, तो ही इज अप्लाइंग हिज बेस्ड जजमेंट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, about the banks offering in the market, about the best possible options available in the market। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो वो एक्सेस नहीं कर पाते, जैसे वो सिविल एक्सेस, जो आपका क्रेडिट ब्यूरो है वो एक्सेस नहीं कर पाते, जिसमें आपको पता नहीं चलता कि उनकी फाइनेंशियल कुंडली कैसी है। जो क्रेडिट ब्यूरो रहता है उसको फाइनेंशियल कुंडली बोलते हैं, तो फाइनेंशियल कुंडली कैसी है वो नहीं समझ में आता, वो ये एनालिसिस उनके पास नहीं होता। फिर बैंकिंग, उनका डिसिप्लिन कैसा है, एमएसएमईज का या किसी भी बोरोवर का बैंकिंग डिसिप्लिन कैसा है, वो किस तरीके से बिजनेस रन करते हैं, उसमें चेक बाउंस होते हैं नहीं होते, उसमें EMI बाउंस होते हैं नहीं होते, कितने डिसिप्लिन से। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कोई भी DSA या जैसे ही फाइल है तो उनके पास नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ अंडरराइटिंग। दिस इज वेयर द क्रेड ऑर्बिट प्लेज अ मेजर रोल। बाय दैट जर्नी, Cred Orbit provides the first line of underwriting to any proposal to identify that whether this proposal is doable in what kind of banks, in NBFC suitable proposal or bank or any financial institute. So this is where we are saving the time of DSAs, borrowers, bank and of course chartered accountants. ये अभी एक प्रश्न आया है, सबसे बड़ा चल रहा है, यूज ऑफ नंबर ऑफ लाइक इंडिया में चल रहा है, आउट ऑफ इंडिया चल रहा है, EMI जब भी आता है EMI बाउंस हो जाता है,
उनका क्रेडिट स्कोर उनको पता नहीं रहता, प्लस माइनस होता है कि टाइमिंग ड्यूरेशंस एंड एवरीथिंग, तो इसको मैनेज कैसे? सबसे पहला है ना कि कोई भी हमने देखा है तो कोई भी बोरोवर होता है ना तो उसको उसका क्रेडिट ब्यूरो पढ़ना नहीं आता। डेफिनेटली। तो उसको पढ़ते कैसे, उसको समझते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको स्ट्रीमलाइन करना, इसको स्टैंडर्डाइज करना, इसको बहुत इजी तरीके से रिप्रेजेंट करना उन लोगों के लिए बहुत इजी काम है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स आर द ब्रिज बिटवीन दिस टू पर्सन, तो दे आर ये गैप है। अगर मान लो कोई सीए प्रोफेशनल किसी अपने क्लाइंट को क्या वैल्यू एडेड सर्विस देना चाहता है, तो लेट्स से कि ये क्रेडिट ब्यूरो के एनालिसिस उसके पास रेडी एनालिसिस है, तो ये अगर उसको क्लाइंट को एजुकेट करता है ना तो दे कैन प्रोवाइड द वैल्यू एडेड सर्विस टू देयर क्लाइंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज, राइट। हर एक प्रोफेशन में एक सिनारियो होता है सर्विसेज का। क्या आप वो वैल्यू एडिशन देते हो अपने क्लाइंट्स को, क्या वो आप वैल्यू एडिशन करते हो अपने क्लाइंट्स का, क्या आप उतनी केयर करते हो अपने क्लाइंट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपका क्लाइंट्स आपको रिटेन करना है। तो आज की तारीख में क्लाइंट रिटेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट। अगर आप वो वैल्यू एडिशन ऑफ सर्विसेज नहीं दोगे क्लाइंट को तो क्लाइंट आपके पास नहीं रहेगा। सेम सर्विस सेट ऑफ सर्विसेज देने के लिए और कितने लोग मार्केट में बैठे जो आपसे कम पैसा चार्ज करके क्लाइंट को लेके जाएंगे। तो क्या आप वैल्यू एडिशन दोगे एट द एंड ऑफ द डे टू द क्लाइंट सो दैट क्लाइंट विल बी मोटिवेटेड टू रिटेन विद यू। ये थॉट प्रोसेस कहाँ होती है कि हर बार आप जो भी डीलिंग की बात कर रहे हो स्मॉल स्मॉल चीज़ें की, तो ये डीलिंग आज हर कोई फेस कर रहा है। एवरी बिजनेस, एवरी एंटरप्रेन्योर्स, एवरी सीए, एवरी डॉक्टर्स एंड एवरी, कि हर एक के कॉम्पिटिटर बैठे हैं मार्केट के अंदर, हर एक कोई बिजनेस कर रहा है, हर एक को बिजनेस होना चाहिए इसीलिए बैठे हैं। तो बहुत लोग ऐसे देखे हैं मार्केट के अंदर मैंने कि बहुत कम चार्ज करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं बहुत हाई चार्ज करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मीडियम करते हैं, राइट। तो ये तीनों का डिफरेंस क्या है? मैं उसको बोलूँगा वैल्यू। ओके, मैं उसको बोलूँगा द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क कैरी सम वैल्यू। आज उस बंदे का वैल्यू है मार्केट में, राइट। ये आपका परसेप्शन है कि आपको क्लाइंट को सर्विस कौन से वैल्यू पे देना, ठीक है। ये जो मेंटालिटी है कि भाई मैं कम चार्ज से लूँगा तो उनको क्लाइंट्स ज़्यादा लेने हैं उनके पास, तो ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगर कोई मीडियम फीस चार्ज करता है तो उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, वी चार्ज रीजनेबल फीस टू द क्लाइंट्स सो दैट रीजनेबल क्लाइंट्स कैन बी रिटेन विद देम। अगर कोई बंदा या कोई प्रोफेशनल्स हायर फीस चार्ज करता है तो ही कैरीज दैट वैल्यू इन द मार्केट, राइट। कि आपको पता है कि कभी भी कोई लेट्स से कि हाई कोर्ट में बेल लेना हो तो इट्स कोई 5,000 में भी करता है, कोई 5 लाख भी लेता है। Definitely. तो इस एक्सपर्टीज विच इज कैरीज बिहाइंड दैट कि आप किसी भी काम का कितना पैसा ले सकते हो, दैट इज रियली 100% डिपेंड ऑन द नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल पर्सन। वो मैटर करती है चीज़ें लाइफ के अंदर। पैसे और एजुकेशन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 100% करना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपका पास एजुकेशन नहीं होता तो पैसा नहीं आएगा, ओके, राइट। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो एजुकेशन नहीं है लेकिन धमाकेदार बिजनेस करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी मेरे हैं कि जो कुछ नहीं पढ़े, 10वीं फेल है, लेकिन आज 40-50 करोड़ का धंधा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट इज लिंक टू इट, बट ऑफ कोर्स अगर वो पैसा, अगर आपको मान लो वो एजुकेशन करा हुआ है, उन्होंने कुछ भी एजुकेशन लिया हुआ और वो एजुकेशन आज आप बिजनेस में डालते हो तो फर्क है। अपने आई थिंक बोट कंपनी का नाम सुना? हाँ सुना। अमन गुप्ता का नाम सुना? सुना। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओह, राइट। अभी अमन गुप्ता being a CA, why he has not opted for practice? Because he has that curiosity to generate something new business, right? He failed 5 times in the different journey, then he started both and now he succeeded, right? तो अगर उसको ये नॉलेज नहीं होता तो CA बनने के बाद एटलीस्ट उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को कहाँ पे फेल होने के चांसेस है, वहाँ से वापस कहने हैं और वहाँ से वो जर्नी को आगे कैसे बनाना है, राइट। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पैसा बनाना है। लाइफ में फेलियर आना जरूरी है। 100%। अगर फेलियर नहीं आएगा ना बॉस,
तो आप उस जगह पे जाके वापस आओगे ना जहाँ से आप उठ ही नहीं आओगे। मैं ये बोलूँगा कि आपको फेलियर को स्टेप बनाना है, हर फेलियर को आपको ऊपर बढ़ना है और वो फेलियर से आपको आगे बढ़ना है, तब जाकर सक्सेस ले पाओगे। सो वी हैव सीन इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो, आई हैव सीन मेनी फेलियर्स राइट, इन टर्म्स ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी करने के लिए पैसा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2011-12 की, कि जहाँ पे यू नो वी आर सपोज टू वी हैव टू लिटरली गो टू क्लाइंट। पहले ऐसा लगता था यार अपना ऐसी ऑफिस में बैठे हैं, जब जॉब करते थे महीने के एंड में पैसा आ जाता है, मत जानी लाइफ से कोई टेंशन नहीं थी। व्हेन यू स्टार्टेड योर एंटरप्रेन्योर जर्नी ना, सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है। कैसे आप उसको रिवाइव करते हो, सर्वाइव करते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फेलियर को आपको स्टेप बना के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन। आपके लिए लेगेसी क्या है? Legacy for me is always adding value to life. Simple. 3 words. Why adding value to life? Because if I'm not putting any value addition to anyone's life, it may be my family member, my spouse, my kids, my parents, my friends, my clients, my team members, my firm, I don't know, any new person I'm meeting, if I'm not valuing added to them, so what does that mean, you know? So you're not giving anything to the life. So it is your legacy which you are carrying in someone's life, right? If that is not happening, then there is no legacy. काले कोई मानस तुमने क्या याद रख सकते? What is legacy? Legacy meaning that your thought process, your vision, your values you are creating, you are giving to someone, right? Which changes his life or changes his perceptions. So that perception needs to be very very clear, right? So legacy for me it's value, adding value to someone's life. बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हर एक की लाइफ में होता है 3 वर्ड्स, सॉरी, प्लीज, थैंक यू। वो आप रिवील कैसे? टफ क्वेश्चन है। सो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा में बात करूँगा क्योंकि इसी को कर सकते हैं, राइट? सो सॉरी को कब बोलते हैं? when there is some complaint from you know any client services or something like that, तो मेरे पे आई थिंक वही एक फ़ोन आता है, बाकी काम के लिए कोई फ़ोन नहीं आता। थैंक यू सो मच फॉर दैट टू माई ऑल क्लाइंट्स, राइट? तो जब भी कोई छोटा मोटा कंप्लेन होता है ना, तो वी डेफिनेटली अपोलोजाइज फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम और समथिंग लाइक दैट। और दूसरी चीज़, मैं मेरी टीम को कभी डाउन नहीं होने देता, बिकॉज दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, राइट? अगर हाँ कुछ गलत हुआ है तो होता है, इट्स ए ह्यूमन एरर, राइट? बाय सेइंग सॉरी और बाय एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, इट्स ऑलवेज गिव अ गुड कॉन्फिडेंस इन यू। एंड वो मिस्टेक करना मतलब आपको आगे का काम 100% एक्यूरेट के साथ करने की गारंटी, राइट? सो सेइंग सॉरी इट्स नेवर बीन यू नो दैट टफ एंड इट शुड नेवर बीन दैट टफ। Thank you is something like gratitude which we always give to our clients, right? So we have some tendency, we have just adopted that we give some like sweet or something like on कोई भी किसी का हम लोन प्रोजेक्ट करते हैं, सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट हो गया, तो दैट क्लाइंट गिव अस सम वर्क, राइट? सो व्हाट वी गिव, दे हैव पुट सम ट्रस्ट। इतने कम्पिटिटिव एडवांटेज में, कम्पिटिटिव लाइफ में या कम्पिटिटिव मार्केट में उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है कि भाई नहीं, मेगल्स एंड एसोसिएट में हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो ट्रस्ट को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं? हम केक देते हैं या स्वीट्स देते हैं एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट डन, राइट? तो ये हमें एक सेटिस्फेक्शन लेवल देता है कि हमने किसी क्लाइंट का अच्छा काम किया, लाइक किसी क्लाइंट पे वैल्यू एडेड सर्विसेज दिया है जिसका हमने कैसे ना कि हैंड होल्डिंग किया है। अगर किसी MSMEs का या किसी भी एंटरप्रेन्योर का आप हैंड होल्डिंग करते हो ना, तो दैट गिव यू मोर कॉन्फिडेंस ऑन योर करियर जर्नी। और ऑफ कोर्स पुलिस तो काम कराने का तरीका ही है, तो वो तो ऑलवेज इट इज ऑलवेज बी देयर। सो दिस इज माय वे ऑफ सेइंग सॉरी, यूटिलाइजिंग ऑफ सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। अभी हम जाते हैं और एक फ्लैशबैक में, योर बैकबोन पावर, योर वाइफ। सो कभी ऐसी सिचुएशन है कि या एवरीडे आती है वो आई डोंट नो, सो प्लीज, थैंक यू और सॉरी, वो यूज करते हो आप?
करना ही चाहिए। अगर आप वाइफ को पहले से सॉरी बोल दो तो आपके झगड़े नहीं होंगे। सबसे पहले है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नहीं, वो दोनों में से जब भी फाइट होता है तो आपका जो भी मिस्टेक है आपसे ही हुआ है, आपको सॉरी बोल देना, सिंपल, खत्म। सो उसका दो बेनिफिट है, ऑलवेज वाइफ इज ऑलवेज हैप्पी, अगर वो हैप्पी है तो आप ऑलवेज हैप्पी। तो ये दोनों तरीके से आपको ये है। अगर आप वाइफ को प्लीज बोल के कोई भी काम कराना हो ना तो आप प्लीज बोल दीजिए, वो काम आपका हो जाएगा। दैट इज माय एक्सपीरियंस, राइट। एंड थैंक यू इज ऑलवेज समथिंग लाइक, यू नो, दैट स्पाउस दे आर गिविंग सो मच एफर्ट्स बिहाइंड यू, राइट। अगर वो नहीं होते ना तो मैं ये मानता हूँ कि यू कैन नॉट ग्रो लाइक दिस। You are free to do any work because your spouse or your wife is there at home to handle everything. If she might not be there, then you will never be a front face to anything, right? So it's always been, best person. The wife is a best person. I always admire, I always accept, and I always thank for that. आप कोई गुस्से में हो, आपको कोई टेंशन है, आपका काम नहीं हो रहा है, आप उनको कॉल करते हो, तो वो पहला वर्ड्स क्या होता है? मतलब किसको कॉल करते हैं? आपकी वाइफ को आप कॉल Okay. करते हो जब कोई प्रॉब्लम्स में हो या आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन वी गो होम ना तो सी रिकॉग्नाइज फ्रॉम आवर फेसेस कि आज कुछ गड़बड़ है, राइट। तो या आज कुछ टेंशन चल रहा है, या आज कुछ काम नहीं हुआ, या ऐसा कुछ हुआ है, या बहुत सारा एफर्ट लगा दिया और दैट हैज नॉट बीन थ्रू। तो ये कभी बहुत बार होता है। सो दे रियली अंडरस्टैंड। सो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आज क्या हुआ, सामने से आ जाता है, શું થયું આજે, કઈ તકલીફ છે કે? So this tuning is most important between the partners, right? It can be your marriage partner, or it can be a business partner, or it can be a client partnership. Wherever you have to understand the other's perspective, and simultaneously we also need to understand the other's perspective. This is most important when you are carrying on your life to ahead. Without tuning, nothing can be happen, right? And the trust is the most important factor you have to put in to carry this thing on. ये ट्रस्ट फैक्टर की बात हर एक चीज़ में आती है, वो बचपना हो, एक स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो और बिजनेस हो, पूरी लाइफ ट्रस्ट फैक्टर पे है। तो शॉर्ट में ट्रस्ट फैक्टर को आपको वैल्यूएबल करना है, तो उसका विजन कैसे बताओ? मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा। मैं एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे हूँ, वहाँ पे एक स्लोगन है, V = C+P। सो V क्या होता है? योर विजिबिलिटी = योर क्रेडिटेबिलिटी, एंड दैट टर्न्स इन योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये विजिबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी क्या होता है? तो क्रेडिटेबिलिटी इज योर ट्रस्ट। जस्ट ट्रस्ट फैक्टर आपका कहीं पे कुछ भी काम में आता है ना, तो वो आपको विजिबल करता है किसी और की नज़रों में। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। अगर वो क्रेडिटेबिलिटी है आपकी, राइट, तो अल्टीमेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, आपको बिजनेस मिलेगा, आपको जो भी काम चाहिए वो मिलेगा, आपका काम प्रोसेस में थ्रू होगा और वहाँ पे आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। सो मैं ये ट्रस्ट फैक्टर को मैं V = C+P से कंपेयर करूँगा। विजन ड्रिवन लाइक बिजनेस कैसे करते हैं, और बिजनेस के अंदर बेनिफिट और डाउन फेस दोनों आते हैं। तो जब बेनिफिट्स आता है तो कौन सी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, और डाउन फेस आता है तो कौन सी चीजें वो उस टाइम पे संभाली हुई है वो अपने को काम आती है? ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। आई रियली से कि अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है तो कभी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डाउनफॉल है। ओके, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन आपको एहसास कब होगा? आपको एहसास तब होगा जैसे आपकी टीम जा रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको क्लाइंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको टीम से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको लगेंगे कि आपके डाउन साइज हो रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है? रिवर्स द केस, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। लेकिन जब आपका पॉजिटिव फैक्टर आपके पास है, ठीक है,
तो हो सकता है कि आपके करियर में ये चैलेंजेस आएगा जहाँ पे आपको डिप्रेशन सिचुएशन फील करनी पड़ रही है। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ दैट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत पावरफुल बना देता है आदमी को, राइट। और मैं ऑलवेज बोलूँगा कि यू हैव टू बी नॉलेजेबल। अगर आपके पास नॉलेज है, इनफ नॉलेज है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सो मैं आपको बोलूँगा, लर्निंग इज द की फैक्टर, यू हैव टू बी कंटिन्यूअस लर्निंग। सेकेंड, हैव फेथ ऑन यू, एंड थर्ड, हैव कॉन्फिडेंस इन यू। अगर ये 3 चीज़ों को तो डाउनफॉल आएगा ही। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे एक बात बोली, इसी चीज़ पे मुझे बोली कि मेरे बहुत डाउनफॉल है, और हर बार मैं बहुत बोले ना तो वो फ्री में सेवा तो वो बहुत हो गया है। अरे वो फ्री में सेवा नहीं होता। मैं ऑलवेज बताता हूँ, अगर फ्री में सेवा करने का मौका भी आया ना तो कभी कभी कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? कि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, क्या होता है कि जब आप इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको ये सब करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ आएगा जहाँ पे आपको एक रिलेशन मेंटेन करना है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस टैक्टिक्स। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी की सेवा कर रहे हो। आज आप मान लो कि किसी को फ्री सर्विस दे रहे हो, मीनिंग देयर बाय ही इज टेकिंग दैट ऑब्लिगेशन इन हिमसेल्फ कि भाई मैंने ये बंदे से फ्री सर्विस लिया था। तो उसको ये दिमाग में हर बार रहेगा, जब भी आप उसके सामने आओगे ना तो ये रहेगा, देख इसने तो मेरा फ्री सेवा मतलब फ्री सर्विस किया था, इसने मेरा काम किया था, पैसा नहीं लिया था। सो ही ऑलवेज पुट यू ऑन वन स्टेप अहेड, राइट। तो कभी भी आपका कोई भी काम छोटा मोटा होगा ना तो वो निकल जाएगा या वो कर देगा, कभी भी वो बंदा काम आ सकता है। तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम इज ऑलवेज द मोस्ट प्रायोरिटी। यू हैव टू कैटेगराइज योर क्लाइंट, यू हैव टू कैटेगराइज द प्रायोरिटीज। तो ये सब आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ये सब छोटी छोटी चीजें आएगी। आपको यू हैव टू टेक सम डिसीजन, यू हैव टू टेक सम हार्श डिसीजन जो आपके इनिशियल क्लाइंट से हो सकता है कि आपको छोड़ना भी पड़े। तो ये दिस आर द डिसीजन दैट यू हैव टू मेक, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आज किसी भी काम कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। यस, तो ये एक चैप्टर हुआ करता था हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते थे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट है, राइट। आज का 1 रुपया की वैल्यू, आज की 1 रुपये की वैल्यू अगर आप 1 साल के बाद देखेंगे ना तो उसकी वैल्यू हो गई है 94 रुपीज, ठीक है। तो जब टाइम आपको बोल रहा है कि भाई वैल्यू, आपका मनी का वैल्यू डिटेरियोरेट हो रहा है डे बाय डे, तो सेम वे योर टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर एंटायर टास्क, एंटायर टाइम। There are so many things. You have to balance your personal life, you have to balance your professional life, you have to balance your friends' life, you have to balance your own life. Because आज हम देखते हैं कि आप अपने खुद के साथ कितना टाइम बिताते हो? 0%, 100%। कोई बिताता ही नहीं, और जो भी बिताते थे क्या करते थे? सोशल मीडिया, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये लेके बैठ गए। तो टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो टाइम ही नहीं है। वो टाइम आपका था फैमिली के साथ करने का, लेकिन आप इंस्टा पे दे दिया। हाँ, आज मैं इंस्टा कर रहा हूँ, आज मैं फेसबुक पे हूँ, लेकिन क्या हमें करना पड़ता है। वी हैव टू बी देयर इन द प्लेटफॉर्म, वी हैव टू बी देयर इन द लाइव, राइट, बिकॉज दैट्स अ नीड ऑफ एन आवर। करो लेकिन लिमिटेड, लेकिन टाइम को आपको मैनेज करना है। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। आपके लिए मी टाइम क्या है? मेरे लिए मी टाइम है, यू नो, व्हेन आई एम थिंकिंग, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ कभी कभी। और ऐसा स्पेसिफिक डे में मैंने ऐसा नहीं रखा कि डेडिकेटेड टाइम के 7 to 8 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन कभी भी मैं, यू नो, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बैक टू होम, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू ऑफिस, राइट, आई जस्ट टेक अ सम नैप एंड आई जस्ट थिंक ऑफ एंड जस्ट हैविंग अ सम brief time, then I'll take some, you know, articles reading and everything. So that is me time, right? I always used to have, you know, update myself from the available resources. So this is my me time. Whenever I'll make a research, so that is my me time. When I'll play with my kids, so that is my me time. When I'll go for walk cricket or something like, you know, my favorite ground cricket or any sports, so that is me time.
right? I'm enjoying with my parents, my family. So that is me time. So that everything conclude, it's a me time. अगेन वही चीज है कि टीम बिल्डअप, Hmm. तो टीम बिल्डअप में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? टीम बिल्डअप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो टीम इज मस्ट, राइट? अगर टीम नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. हर एक बंदे के पास 24 आवर्स है, उसमें वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे है. ये आप मानते हो? डेफिनेटली. तो 8 से 10 घंटे में आप कितने क्लाइंट को सर्व कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली. तो क्या होगा, आपको क्या करना है? यू हैव टू बिल्ड योर टीम. If team building is not there, if you are not hiring the right people with your team, then it will make a chaos, right? Your client will never be satisfied. Your thought process is not been aligned to your team. So team are not aligned to your thought process. तो ये आपको vision को carry नहीं करेगा, आगे carry forward नहीं करेगा. So ये challenges रहते हैं कि आपको उस थॉट प्रोसेस में रह के आपकी टीम को बिल्ड इस तरीके से करना है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टीम के लिए ज़्यादा हो. आप यू विल बी फ्री. अगर आप जितना फ्री होते हैं ना, बीइंग ऑनर और बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, मीनिंग देयर बाय योर कंपनी इज ग्रोइंग बिकॉज यू हैव इनफ टाइम टू थॉट ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज. अगर वो आप नहीं करोगे, कब नहीं करोगे या कब नहीं कर पाओगे? जब आपके पास टीम नहीं होगा. सो बिल्डिंग अ टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सही अभी आपने बात की कि टीम मेंबर होते हैं, टीम मेंबर को फाइंड कैसे करें कि ये सही है और ये गलत है? देखो, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है. हम लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं और रेफरेंस से भी अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं. लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ दैट यू हैव टू फाइंड राइट टैलेंट. लेट्स से कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टैलेंट सर्च करिए. मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से कि मुझे इमीडिएट बेसिस पे ऐसा बंदा चाहिए कि जो मेरी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करे या मेरे थॉट प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करे या मेरे विजन को तुरंत अलाइन हो जाए. तो ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस कि मेरे को एक सीनियर बंदा चाहिए, मेरे को सीधा सीधा उसको लाके बिठा देना है. अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन में काम करना है, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस में काम करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, तब आपको चाहिए ग्रेजुअल टीम बिल्डिंग. आप तुरंत उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तुरंत आप उसको लाइव नहीं कर सकते. तो आपको स्लोली आपको करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे आप यू कैन गाइड, यू कैन बिल्ड अ टीम इन सच अ वे दैट यू कैन put your thoughts into them and then your vision should be aligned, right? Then it will be a growly and gradually team will be aligned to your vision. आपके विजन में टेक्नोलॉजी का क्या भाग है? मेरे विजन में टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं ये सर पहले से ही मानता हूँ कि अगर आपको ग्रो होना है, if you want to become, you know, from a small firm to enterprise, then technology is the only key which can lead you to this, right? So we have a good team as of now in our CA firm, right? So even though we have a small team in compared to big fours and everything, but still we have implemented certain, you know, key tech platforms. We are utilizing some task management softwares, we are utilizing some document management softwares, we are utilizing some, you know, automation tools, we are utilizing some report preparation tools. So you know, it's day in day out. If you are not inclined with your technology as of now available in the market plus AI tools, then you are being not serving the clients on a prompt basis, right? So it will lead you a loss of services, or if you it's a lead to loss of customer. So ultimately that's your loss, business loss. So you have to align yourself with the technology available in the market, or you have to develop for yourself so that you know you can compete with the market. So technology is most important thing what I believe in business learning. अभी बात की आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके अंदर एक चाहता हूँ कि एआई की बात की. तो आज एआई चल रहा है, एआई आया है, एआई वर्किंग कर रहा है, एआई अच्छा काम दे रहा है. तो एआई आने से क्या टीम मेंबर और एम्प्लॉय पे कोई फर्क पड़ता है? 100%. क्योंकि क्या होता है ना कि there are some clerical jobs are there, right? So we cannot expect from AI that they will provide you 100% your result.
But of course, yeah, they will give at least the basic idea very clearly, so that team has to put very less effort behind those tasks. So AI is most important, and you have to use it, right? So there are so many tools available in the market, and you can prepare a presentation automatically. You can make a even LinkedIn post. You can make even use your AI through making Insta post and everything. AI generated images. So many things you can do with AI, right? Where you have to paid hell lot of amount to the consultants and to designers for making some designing process. You can make it in house, right? So this gives you saving in cost, but effective use of AI is most important. So this is what the correct prompt is required to be used very clearly. So these are the very few things you have to learn about AI to use AI. आज AI का ज़माना बहुत फास्ट चल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं, आज जो वर्ग पढ़ाई कर रहा है, तो स्टूडेंट के क्या वो इतना सारा पढ़ाई करके AI काम कर लेगा, रोबोट ही काम कर लेगा, तो इंसान क्या? मैं ये मानता हूँ कि AI को बनाया है इंसान ने, राइट? तो इंसान के जितना दिमाग तो AI के पास नहीं है, Definitely. ये मेरा मानना है। और कभी भी AI कैन डू अ लिमिटेड वर्क इन टर्म्स ऑफ नया थॉट प्रोसेस वो नहीं डालेगा। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे मेथड्स है AI में कि AI ML आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग मैकेनिक्स लर्निंग मेथड्स, और वो AI ऑटोमेटिक रीजनरेट कर रहा है अपने ही आंसर्स को। AI री थॉट प्रोसेस कर रहा है, लर्निंग मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है, और खुद अपने ही AI में उसको रीप्रोग्राम करके आपको बेटर आउटपुट दे रहा है। तो काफ़ी इसने जैसे ह्यूमन रोबोट्स यू कैन सी इन द मार्केट, राइट? जैसे अभी नया आ रहा है कि जो IPL में एक डॉग है, राइट? सो दैट्स अ फेमस, सो दैट्स अ AI, राइट? सो जैसे भी आप मूवमेंट कर रहे हो वो मूवमेंट कर रहा है, आप डांस कर दो डांस कर रहा है, आप हाथ उठा दो अपने हाथ उठा रहा है, तो क्या है? सो ही इज अंडरस्टैंडिंग द body language of the opposite. He has its own camera, so it has been programmed like this that he react to the situation accordingly, right? This is most important. How you are utilizing AI for your business purpose. It is simply जो कंपनी ने इसको रखा है ना, उस कंपनी ने इसको डेमो दिया है। ये दो वाले डॉग भी बनाता है और इतना बैलेंस बनाता है कि वो गिरेगा भी नहीं। So AI has a vast usage, right? It is up to you how you are putting your process into AI so that your ultimately work can be reduced. So AI is most important. क्या आप मानते हो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए। मैं CA हूँ यार, ऑफ कोर्स मैं CA को प्रीफर करूँगा कि वो CA बने। नहीं, आज की जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर बार एक क्वेश्चन होता है CA क्यों बनना चाहिए? और CA में तो यू आर द स्टूडेंट राइट इन पास्ट, सो लाइक आपके पास CA आपने ही बोला कि 18 घंटे 20 घंटे, पापा ने बोला कि नहीं बस जितना हो सकता है उतना कर, राइट? तो वही चीज़ है कि आज यही चीज़ें बच्चों को भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से थॉट आता है CA बनना तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो ऐसा है? अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। Okay. ठीक है, कैसे चेंज हो गया है? द टेक्नोलॉजी हैज़ कम अक्रॉस, राइट? अभी पहले क्या होता था कि आपको फिजिकल क्लास लेने पड़ते थे, तो वो भी टाइम कंजम्पशन होता है। मान लो कि किसी बच्चे को 1-1 घंटा ट्रैवल करके जाना है, 2 घंटे वापस आना है, तो 3-4 घंटे दिन के वो वेस्ट हो जाते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, द पीपल आर इंक्लाइंड विद द टेक्नोलॉजी, द जूम क्लासेस, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आप ये कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिले, तो मतलब जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, बहुत ईजीली अवेलेबल हो गया है, राइट? तो अभी वो हार्शनेस नहीं रहा, जो मुश्किल ही पड़ती थी वो नहीं रहे अभी, राइट? अभी द ओनली थिंग इज इंटेंशन, इंटेंशन टू बिकम CA। अगर वो आपके पास है तो आप बनेंगे ही 100%। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, सो मेनी थॉट प्रोसेस, सो मेनी सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप कहीं से भी नॉलेज इसको गैदर कर सकते हो। आपके पास इतने वेबसाइट्स है, इतने रिसोर्सेज है कि आप यूट्यूब चैनल चले जाओ या आप इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में चले जाओ, मेंबर सेक्शन में चले जाओ। आप किसी CA के यहाँ पे काम करते तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई हुई है। हमारे खुद के ऑफिस में एक लाइब्रेरी है, पीपल आर यूजिंग इट, राइट?
So we are also giving the freedom to have those technology to be used by students. The articles they are working with is in our company. आपको क्या लगता है कि एक सीए एंटरप्रेन्योर बन सकता है? 100%। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया अमन गुप्ता का, क्यों नहीं बन सकता? अगर सीए है तो उसको समझ है फाइनेंस की, उसको समझ है अकाउंटेंसी की, उसको समझ है दुनियादारी की, उसको समझ है कॉमर्शियल की, तो क्यों नहीं बनेगा? जिस पे पूरा बिजनेस है 100%। अगर मान लो कि कोई बंदा जिसको समझ है कि भी मेरे अकाउंट्स कैसे चलते हैं, मेरे को फाइनेंस कैसे करना है, मेरे को बैंकिंग कैसे मैनेज करना है, मेरे को क्लाइंट कैसे मैनेज करना है, राइट? तो ये सब उसको समझ है। ये एजुकेशन से बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है, एंटरप्रेन्योर बना देता है। अगर वहाँ से उसको रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आ जाती है, राइट? उसने इतना रिस्क लिया है, 6 साल दिया है इसने यार सीए बनने के लिए, कम टाइम नहीं है। और एक सीए को पता है कि उसने सीए बनने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, राइट? तो ही हैज़ ऑल द राइट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर, राइट? और आज आपका रेशो देखिए ना, आप एक एनालिसिस ले, एक स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। अगर आज जितने सीए हो रहे हैं ना, आज 30 to 40% न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर टेकिंग द बिजनेस रूट, दे आर नॉट कमिंग इनटू प्रैक्टिस, राइट? सो दिस आर द न्यू, बहुत सारे नए एवेन्यूज ओपन हो गए हैं, बहुत सारे नए चैलेंजेस है मार्केट में। तो दे आर कितने स्टार्टअप्स हैं। आज हमने भी एक स्टार्टअप किया है, क्रेडॉर्बिट, जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो द विजन बिहाइंड दिस कि अगर ये इनलाइन नहीं होता तो मुझे ये आइडिया नहीं आता, राइट? इट इज नो नेक्सस विद द सीए प्रैक्टिस, बट अल्टीमेटली ये एक प्रोफेशन एट लार्ज को बेनिफिट करेगा। तो एक सीए को अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, राइट? तो उसको ये समझ है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आज की तारीख में सीएस कर सकते हैं। आज सीए क्या नहीं कर सकता, उसके पास टेक्नोलॉजी, अगर वो मैंने काफ़ी सारे इतने सीए देखे कि जो टेक्नो ड्रिवन होते हैं, वो आईटी कंपनी चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, बहुत सारा ट्रेडिंग, बहुत सारे बिजनेस करते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सीए बनने के बाद एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट किया, उनका कोई लेना देना नहीं है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से। सो ऑफकोर्स इट गिव्स अ वैल्यू एडिशन टू योर प्रोफेशन और योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। आप जब किसी क्लाइंट को मिलते हो, कोई नया क्लाइंट है या पुराना क्लाइंट है, तो क्या उन्हें एडुकेट करना आपका विजन होता है? 100%। वो आपका काम रिड्यूस कर देगा। अगर आपको आप अपने काम के बारे में या उसके जो काम के बारे में अगर उसको जानकारी देंगे, एजुकेट करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो हर एक चीज़ आपसे पूछेगा नहीं। तो क्या होगा, हर एक चीज़ में वो आपकी राय नहीं लेगा, जो छोटी छोटी चीज़ है वो अपने एंड से कर लेगा। तो एजुकेट आज की तारीख में किसी भी क्लाइंट को अवेयर करना, उसके बिजनेस के बारे में, उसके कंप्लायंस के बारे में, उसके जो टीम वर्क है उसके बारे में, उसको बिजनेस थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जीवन हेल हो जाएगा। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट योर लाइफ विल बी हेल 100%, क्योंकि वो हर एक चीज़ में आपको बोलेगा। अगर आपको जितने भी प्रोसेस उसमें है, एक सिंपल बात करता हूँ, अगर मान लो कि आपने लोन लिया है, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना है, अगर आप उसी को सिखा देते तो वो आपको नहीं बोलेगा। 100% वो आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, सर हमने जो प्रिपेयर किया आप देख लीजिए एक बार। तो ऐसे बहुत टास्क है जो आप अपने क्लाइंट को कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो, गाइडलाइंस के हिसाब से अवेयर कर सकते हो, जो नए लॉज है उसके हिसाब से अवेयर कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो। यू हैव टू एजुकेट, दैट विल अल्टीमेटली रिड्यूस योर वर्क। डेफिनेटली विजन इन्वॉल्व होता है तब क्या डिफरेंस होता है? आपके केस में क्या हुआ? जब विजन अलाइन होता है ना, सबसे पहले तो विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो अलाइनमेंट की बात आती है। अगर आप अपना विजन अपने टीम मेंबर्स में अलाइन करते हो तो क्या होता है, यू आर गिविंग अ लार्जर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ टू योर टीम मेंबर। सो वो पिक्चर, आपका जो विज़न है वो डबल लार्ज हो जाता है और वो कैरी करेगा अपने एम्प्लॉयज़ में कि बॉस देखो, बॉस का ये विज़न है, अगर मेरा विज़न है तो उसकी लाइफ के गोल्स आपके विज़न के साथ अलाइन हो जाएंगे कि नहीं बॉस मेरा यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है मुझे। तो वो टीम रिटेंशन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो आपका एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका विज़न होना और उसको अलाइनमेंट करना विथ योर टीम, विथ योर मेंबर्स, विथ योर पार्टनर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तब जाके एज ए फर्म आप ग्रो कर पाएंगे। यंग एंटरप्रेन्योर के लिए विजन क्रिएट करने के लिए बेस्ट आइडियाज क्या है?
सबसे पहले ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका प्रॉब्लम और आपका विज़न अगर आपके प्रॉब्लम के साथ अलाइन होता है तो आपका विज़न स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। दैट इज़ माई बिलीफ। दूसरा, सबसे पहले उसको इंटरनल हंगर क्या है, कि उसको ये होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या बनना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या बनना है तो मेरे में वो हंगर ही नहीं आएगा। मैं कहीं पे जाऊंगा तो मुझे कोई थॉट प्रोसेस, कोई विज़न नहीं है मेरे पास, कोई प्रोसेस नहीं है मेरे पास, कोई पाथ नहीं है मेरे पास कि कहाँ पे जाना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ एक आपको बांध के रखती है। अगर आपका हंगर नहीं है किसी भी चीज़ को पाने का या किसी सी चीज़ को उस मुकाम पे लेके जाना, अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाने का, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। यू हैव टू हैव योर विजन विथ योर लाइफ। एवरी एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन मार्क होता है। वो क्या होता है कि वो फाइनेंस हो, बिजनेस करना है, सबको बिजनेस करना है, राइट? क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, यही प्रश्न होते हैं। कहीं लोग स्टार्टअप करते हैं तो बंद कर देते हैं, चढ़ते हैं ऊपर नीचे। तो ये प्रॉब्लम्स आज के युवा में बहुत देखने को मिलता है कि बहुत कुछ करना है, सबको पूछेंगे तो मेरे को ये करना है, ये करना है। तो शुरुआत कहाँ से? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया हैज़ नो वैल्यू ओके, until otherwise it is getting executed, ओके, and then it is getting executed very well, right? तो हर एक के पास आइडिया है ना, ये दिमाग है, इट्स अ फुल ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ आइडियाज। लेकिन अगर आप वो आइडिया को रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करोगे और वो प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे से सॉल्व नहीं करोगे, वो एंटरप्राइज नहीं बनेगा। अगर आप किसी भी बिजनेस को एंटरप्राइज लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो ये आपको एक लार्ज लेवल पे एज ए पब्लिक एट लार्ज जो बोलते हैं, एक लार्ज लेवल पे आपको उसको लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके उसको थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा। वहाँ पे जाके उसको हर एक चीज़ को, आज आप देखो जोमेटो बना तो आपको नीड थी जोमेटो की, स्विगी बना आपको नीड थी, आप वैसे भी खाना तो खाते ही थे, आप कुछ मंगाते ही थे, राइट? अमेज़न बना, आपके पास यार आपके घर के आसपास पूरे सब शॉप्स तो थे। तो ये नीड, ये हंगर, ये गैप जो उन लोगों को देखा और उनको दिखा कि ये बड़ा हो सकता है, राइट? तब जाके ये आइडिया को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया, तब जाके एंटरप्राइज वैल्यूएशन बना, या तब जाके एंटरप्राइज वैल्यू बना। एक एंटरप्राइज जैसा पब्लिक आज they are the public listed companies, right? So they have made themselves so large in so smaller period of time. तो आपको ये कैरी करना पड़ेगा, आपको आज की जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस के अलाइन करना पड़ेगा आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको वो गैप ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने आप को फिटमेंट दे सकते हो। वो गैप नहीं आएगा तो फिटमेंट नहीं आएगा, वो फिटमेंट नहीं आएगा तो आपका सक्सेस रेशियो नहीं आएगा, सक्सेस नहीं है तो स्केल कैसे करोगे? तो हर एक स्केलिंग के लिए आपको वो गैप, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये गैप है और मुझे उसी पे काम करना है, राइट? आज की तारीख में स्टार्टअप, हमने अच्छी बात की, अच्छा टॉपिक निकाला स्टार्टअप का। अगर स्टार्टअप, मान लो कोई भी एक स्टार्टअप को फंड रेज करना है या कोई भी एक ऐसे एंगल पे लेके जाना है, उसको स्केल करना है, तो कैसे करेगा? बहुत सारे रास्ते हैं आज की तारीख में। हम और आपके जो पापा है उसके टाइम पे जो हम बात करते हैं कि हर एक बिजनेस को 999 डेज देना पड़ता है जब ताकि वो थोड़ा एस्टेब्लिश होता है। आज 99 दिन में एस्टेब्लिश हो जाता है स्टार्टअप। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज है, अच्छी टीम होती है, ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकता है, उसको अलाइन कर सकता है, मार्केट में जा सकता है, फंड इजीली अवेलेबल, सरकार भी बहुत अच्छी ग्रांट देता है। उसको यूटिलाइज करने का तरीका आपको आना चाहिए। वो बहुत सारे मीन्स अवेलेबल है मार्केट में, कैसे आप जाओगे, किसको अप्रोच करोगे, तब जाके आपको इफेक्टिव रिजोल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, देन यू कैन अप्लाई, देन यू कैन इम्प्लीमेंट, और तब जाके आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज डेवलप कर सकोगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव the thought process which you can identify into gap. That identify of gap can be into multiple resources. That multiple resources can be executed very well so that a large level of enterprise value can be created. आपकी विजन के अगेंस्ट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है?
मेरे विजन के आगे सबसे बड़ा चैलेंज मैं खुद हूँ। ये आपको मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि व्हाई दिस स्टेटमेंट आई एम गिविंग, बिकॉज क्या होता है कि समटाइम्स एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो माइंड होता है ना बहुत चंचल होता है। डेफिनेटली। आज कभी ये सोचता है, कल ये सोचता है, परसों ये सोचता है, और हमारा माइंड इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, राइट? कि हम किसी अच्छे आदमी को देखते हैं, कोई सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो हम उसके थॉट प्रोसेस को कैरी कर लेते हैं। हम किसी नॉर्मल जिसने फेलियर एक्सेप्ट किया है तो अगर हम उसके साथ अलाइन हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, राइट? किसी भी अगर कोई बंदा आपके थॉट प्रोसेस को नेगेटिव बोलता है तो आपके लिए अच्छा है कि आपको एक एडवाइस फ्री में मिल रही है कि हमें इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। Definitely. तो मैं ये बोलूँगा कि एवरी टाइम यू हैव टू पिवोट योर विजन। Pivoting your vision is most important thing. Why? Because you have to accept the challenges as and when it comes across. And if your vision is not aligned with that challenges, then you have to pivot. You have to reroute your vision. Your vision will remain same only, but you have to reroute your vision. You have to change the path. Then and then you can go to the vision. Otherwise, it's not worth. Right? So pivoting is always a good option. So I always say that आपका थॉट प्रोसेस अगर अलाइन नहीं होगा ना तो आपका विजन का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। डेफिनेटली। विजन देखना सबको बड़ा है, विजन को वो विजन से काम करना ये सबको। आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से आपको क्लियर हो गया है कि विजन और मिशन दोनों को कैसे करें, और ऐसी एक पर्सनालिटी बोले तो मेघल शाह, नो वर्ड्स ओनली रिस्पॉन्स। आज पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत मजा आया होगा। आप मेरी चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन को टैप से दबा दें और इजी गोइंग सबको शेयर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। फाइनेंस लेवल इज द बिगेस्ट राइट नाउ प्रॉब्लम, और इजी गोइंग बोले चुटकी में 360 सॉल्यूशन ओनली वन एंड वन मेघल साहब। थैंक्स अलॉट मेघल भाई कि आप हमारे शो में आए, बहुत मजा आया, बहुत बोले तो बहुत मजा आया। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। 100 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन ओनली मेघल साहब। Thank you so much, Ignis, having me here, and it was very kind words. So of course, I'm trying to always solve someone's problem. So that is my human being character. So thank you so much for having me here, and it's very pleasure talking to you. Thanks. And I really enjoyable. Thanks so much. Welcome.